हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जेएनयू ब्लॉग्स। आज हम चर्चा करेंगे कि जेएनयू की जो तैयारी है वो किस तरीके से आप कर सकते हैं, क्योंकि हमारे साथ अभिनव है जो इसी साल एडमिशन हुआ है इनका जर्मन लैंग्वेज में। तो हम इनसे जानेंगे कि इन्होंने किस तरीके से प्रिपरेशन करा था और इन्होंने कहा है कि और भी सारे यूनिवर्सिटीज़ में इन्होंने फॉर्म फिलअप किया था और सब जगह इनका हो गया था। तो आइए हम इनसे जानते हैं कि इन्होंने अपना प्रिपरेशन कैसे किया था और कुछ दिन इनका हो भी गया जेएनयू में, तो जेएनयू का एक्सपीरियंस के बारे में भी थोड़ा जानेंगे आपका। तो अभिनव, आप बताइए कि जेएनयू में तो आपका हो गया कुछ दिन, है ना? हाँ सर, हो तो गया कुछ दिन, लगभग 15-20 दिन तो हो ही गया होगा आफ्टर एडमिशन। 15-20 दिन हो गया। तो कैसा लगा आपको जब जेएनयू आए आप फर्स्ट टाइम? इससे पहले तो नहीं आए होंगे? नहीं, तो फर्स्ट टाइम जब जेएनयू आए तो अलग अलग जो भी आपके क्लास में डिफरेंट प्लेस से आए होंगे उन लोगों से मिले। जेएनयू थोड़ा बहुत तो आपने घुमा ही होगा, तो आपको आपका एक्सपीरियंस बताइए सबसे पहले कैसा लगा, फिर हम चर्चा करेंगे कि आपने प्रिपरेशन कैसे किया था इस पर। तो हमें 1 नवंबर का डेट मिला था फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए। तो अभी हम कुछ कारण से अपनी नानी घर पे रह रहे थे गोड्डा में, जो कि झारखंड में है। वहाँ से हमने दिल्ली आए 31 अक्टूबर को आए, 30 अक्टूबर या फिर 31 अक्टूबर को आए थे। उसके बाद फिर हम यहाँ पे 1 तारीख को आए थे 9:30 बजे, और कन्वेंशन सेंटर पे हमारा था पेपर वेरिफिकेशन का। तो उस दिन जब हम आए थे तो लग रहा था कि बाप रे कहाँ आ गए हैं। मतलब कि बस इसका नाम सुना था, रील्स देखा था, बट जब सामने से देखा तो ये वाकई और भी ज्यादा खूबसूरत यूनिवर्सिटी है। उसके बाद सारा डॉक्यूमेंटेशन हुआ, सारा वेरिफिकेशन हुआ। उसके बाद बहुत सारी चीजें हुई, एसएल पे जाना था, वेरीफाई कराना था, वहां से 3-4 जगह पे एडमिन ब्लॉक पे जाना है, इधर उधर। तो वो सब सारी चीजें में 2 से 3 दिन लग गया। उसके बाद बाकी तब से यहीं पे फिर जेएनयू घूम रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं जेएनयू को। चलिए, तो मतलब आपको पसंद आया जेएनयू? बहुत ज्यादा पसंद। ये इसकी सबसे बड़ी बात ये है ना कि ये नेचर से बहुत ज्यादा जुटा हुआ है। आप घूमते फिरते यहाँ पे बहुत तरीके के जानवरों को देख सकते हो। सही बात। बहुत ज्यादा ग्रीनरीज हैं कि एकदम लगता ही नहीं है कि मतलब आप किसी दिल्ली ऐसे पॉल्यूटेड जगह पे हो, लगता है कि एक बहुत ही साफ सुथरे जगह पे हो। यही जेएनयू की खूबसूरती है। बिल्कुल। और इसके अलावा जो जेएनयू का कल्चर है, जेएनयू के जो भी स्टूडेंट्स है, जितने भी सीनियर्स है, काफी कोऑपरेटिव है, बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। मीन्स हम जब ऑटो से हम जब उतरे थे वहाँ पे सारे सीनियर्स ने मतलब कि बात किया। उसके बाद उन्होंने मेरा सारा पेपर अरेंज किया कि कैसे चाहिए था ड्यूरिंग योर एडमिशन। हाँ, कि कैसे मतलब फिजिकल वेरिफिकेशन पे कागज वगैरह जाएगा, सारा उन्होंने अरेंज किया। और आज भी मतलब वो बहुत अच्छे हैं यहाँ के सीनियर्स ना सर, क्या बताऊँ, बहुत अच्छे हैं। चलिए, बहुत हेल्प करते हैं, हर चीज में हेल्प करते हैं, चाहे वो हॉस्टल अलॉटमेंट का हो गया, चाहे वो कुछ पढ़ाना हो गया। तो चलिए, बहुत अच्छी बात है, आपने इतना कुछ कहा, अच्छा लगा। तो आप हम थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं कि आपने प्रिपरेशन किस तरीके से किया था, क्योंकि अभी बहुत सारे न्यू स्टूडेंट्स हैं जो नेक्स्ट ईयर प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं। तो थोड़ा सा उनको मोटिवेशन मिल जाएगा और थोड़ा उनको गाइडेंस मिल जाएगा किस तरीके से प्रिपरेशन करें। तो आप थोड़ा सा बताइए कि आपने किस तरीके से प्रिपरेशन करा था, क्या आपने कोई कोचिंग करा था या आपने सेल्फ स्टडी करा था? ठीक है, तो मैं थोड़ा सा बैक में जाना चाहूंगा। बिल्कुल, आप बिल्कुल बताइए। 10th में मेरी बायो बहुत अच्छी थी, मैथ्स उतनी अच्छी थी नहीं, तो मैंने 11th में बायो ले लिया। अब बायो लेना मीन्स मेडिकल फील्ड में घुसना, तो फिर मैंने 11-12 नीट की तैयारी करी। बट मुझे कभी वो जमा नहीं, क्योंकि मेरी फिजिक्स बहुत गंदी थी, क्योंकि मेरी मैथ्स अच्छी नहीं थी, तो फिजिक्स मेरी अच्छी नहीं हुई। तो उस कारण से वो उस फील्ड को छोड़ना पड़ गया। बट मेरे पास कोई उपाय ही नहीं था। तो 12th के बाद मैंने 1 साल ड्रॉप लिया और फिर मैंने तैयारी करा मेडिकल का, बट मेरा नहीं हुआ, बहुत गंदा मार्क्स आया था। तो उसके बाद लगा कि इससे बाहर निकलना है, कुछ करना है। अब बहुत सारी फील्ड थी बट किसी में इंटरेस्ट नहीं था। तो एक फील्ड आया, फॉरेन लैंग्वेज करना है। अब फॉरेन लैंग्वेज पे जब हमने सर्च करा तो देखा कि यूरोपियन लैंग्वेज का जो है आजकल ज्यादा बोलबाला है। तो वहाँ से फिर कुछ वीडियोस देखे, कुछ ब्लॉग्स देखे, तो वहाँ से पता चला कि जर्मन का कल्चर बहुत अच्छा है, तो वहाँ से जर्मन लैंग्वेज आया। अच्छा। और फिर वहाँ से जेएनयू आया कि जेएनयू क्योंकि टॉप इंस्टीट्यूट है, तो इसलिए जेएनयू और फिर इसलिए जर्मन। और फिर हमने तैयारी करी। जिस वक्त हमने तैयारी स्टार्ट करी थी वो लगभग मार्च-अप्रैल का महीना था। सीयूईटी का तुरंत घोषणा ही हुआ था कि सीयूईटी होने वाली है। पहली बार थी सीयूईटी, तो ना कुछ बुक्स थे हमारे पास, ना कुछ भी नहीं था। सिलेबस भी थोड़ा धुंधला सा ही दिया गया था, क्लियर सिलेबस था नहीं। ये बात है, क्योंकि इससे पहले जो जेएनयू का एंट्रेंस होता था उसके लिए तो सिलेबस काफी डिफरेंस था। पर क्योंकि फर्स्ट टाइम सीयूईटी हुआ है
तो थोड़ा ऐसा लगा होगा कि भाई सिलेबस तो चेंज हुआ है, किस तरीके से करना है। उसमें JNU EE के लिए भी हमने मतलब पढ़ा था 2-3 महीने। तो उसमें क्या था कि हर नेशन के लिए, हर आपको कंट्री के लिए पढ़ना पड़ता है। भाई इसमें तो एक जनरलाइज एग्जाम होगा पूरे इंडिया के लिए। तो फिर इस पे था कि अगर आपको फॉरेन लैंग्वेज में जाना है तो आप इंग्लिश और जनरल टेस्ट सेलेक्ट कर लो। तो इंग्लिश की पढ़ाई करी मैंने। जनरल टेस्ट में मैथ्स आता है, रीजनिंग आता है और जीके आता है। अब यहाँ पे तो सर मैथ्स से भाग सकता था नहीं, तो यहाँ पे पूरा दम लगा दिया मैथ्स में। और CUET में मेरा एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हुआ था मैथ्स में। ओह नाइस, क्या बात है। बहुत आसान लेवल का मैथ पूछता है इसलिए भी। अच्छा बहुत बेसिक लेवल का मैथ पूछता है, ज्यादा मतलब कि ऐसा पूछता है कि सब कोई बना लेगा, लेकिन जो टाइमिंग के विद इन टाइम बना पाए ना, उसी का सिलेक्शन होना है। तो कहने का मतलब है कि आपने सेल्फ स्टडी करा, आपने खुद से तैयारी की, आपने कोई कोचिंग नहीं लिया, राइट? एक कोचिंग लिया था कुछ हेल्प करने के लिए जीके में। अच्छा। और उन्होंने भी अच्छा हेल्प करा था, तो उनका भी साथ था, अपना सेल्फ स्टडी भी था, और ये दोनों कंबाइन होकर के आज हम JNU में हैं। तो आपने कोचिंग अपने होम टाउन झारखंड में ही करा था? नहीं, ऑनलाइन किया था। ऑनलाइन किया था आपने? हाँ। क्या नाम था कोचिंग का? कोचिंग का एजुकेशन जोन नाम था, वो किया था। उसका यूट्यूब से भी मालवीय एकेडमी से पढ़ा था। यूट्यूब पे 3-4 चैनल को मैंने फॉलो किया था। मालवीय एकेडमी है, बेसिक शिक्षा है, अड्डा 24/7 है। मीन्स मेरे को मतलब जहाँ से भी इन्फॉर्मेशन मिल सके ना, वहाँ से मैंने कलेक्ट किया। तो हम थोड़ा सा अब सिलेबस पे चर्चा करते हैं, क्योंकि JNU में जो इस बार CUET हुआ, इससे पहले JNU का जो एंट्रेंस होता था वो आपका सिर्फ रीजनिंग रहता था, लेकिन जो मैथमेटिक्स है वो नहीं रहता था। तो अब थोड़ा सा बता देता कि न्यू स्टूडेंट्स को जिनका कंफ्यूजन भी है कि क्या सिलेबस है, थोड़ा सा आइडिया मिले, क्योंकि आपने एग्जाम दिया था तो उसमें क्या क्या सिलेबस था मेनली आपका? मतलब तो इंग्लिश था, जनरल नॉलेज था, मैथमेटिक्स था, और इसके अलावा कुछ अगर आपको लगा है कि किस हिसाब से तैयारी कर सकते हैं, ये पार्टिकुलर चीज़ जो है पढ़ सकते हैं, जो भी इस बार तैयारी करने वाला है स्टूडेंट्स, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे उनको? एक सब्जेक्ट है जनरल टेस्ट का, जिसमें 60 क्वेश्चंस आते हैं, 75 आते हैं, उसमें 60 बनाने होते हैं। तो उसमें ही तीनों चीजें आ जाती है। उसमें रीजनिंग आ जाती है, उसमें मैथ्स आ जाती है, उसमें ही जीके आ जाती है। तो मैथ्स के लिए तो क्लास 8 की मैथ्स है, वो लिख दिया है उन्होंने। बट ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे ना जो 10th के बाद मैथ छोड़ देते हैं। सही बात। तो उन्हें क्लास 8 की बनाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। तो मुझे भी आती थी सर। तो मैंने क्या किया था ना, मैंने क्लास 6 की NCERT उठाई। पहले 6 बनाया, उसको बनाने में 3 से 4 दिन लगा। लेकिन उससे क्या हुआ ना, उसे कॉन्फिडेंस आया कि भाई अब मैं मैथ्स बना ले रहा हूँ। फिर मैंने 7 बनाया, फिर 8 बनाया। और जैसे मैंने NCERT 8 का खत्म किया, उसके बाद मैंने क्लास 8 की RS अग्रवाल बनाई। उसके बाद NCERT RS अग्रवाल को मैंने 2 से 3 बार मैंने बनाया। मतलब टोटल मेरा काउंट 4 बार हो चुका था, बुक खत्म हो चुका था। और उससे क्या हुआ कि स्पीड आ गया हाथ में। उससे क्या हुआ कि पता लग गया था कि यार यही सब पूछेंगे और पूछेंगे क्या। रीजनिंग में तो जो सिलेबस रहता है RS अग्रवाल सर के बुक का, नॉन वर्बल रीजनिंग का, वही आता है। तो उसी से बस टॉपिक उठा लो। बहुत ज्यादा मतलब कि हाई एक्सटेंट का सवाल पूछेगा नहीं, बेसिक लेवल का सवाल पूछेगा। तो बेसिक से हमने 2-4 लेवल अप किया हुआ था। तो उससे क्या था कि फिर वही सोचने का शक्ति और टाइमिंग आ गया हाथ में, तो वहां से वो बन गया। जीके का तो सर जीके है, उसका तो कोई लिमिट ही नहीं है, आप कितना भी पढ़ो। तो हमने बहुत पढ़ा था जीके में, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, बहुत सारी चीजें पढ़ ली थी। बट वो कोई काम पे ही नहीं आई, क्योंकि मेरे एग्जाम में वो पूछा ही नहीं था। मेरे एग्जाम में करंट अफेयर्स पूछ दिया था, और करंट अफेयर्स मैंने बहुत पढ़े थे। मतलब कि 1 साल का पढ़ा था, बट करंट अफेयर्स में भी सर बहुत ज्यादा होता है। तो आपने मेनली करंट अफेयर्स पूरा पढ़ा था 1 साल का, तो वो काम आया, राइट? वो उसी से क्वेश्चन आया, बट मेरा सारा गलत हो गया था। मैंने 8 क्वेश्चन बनाए थे, 8 का 8 गलत हो गया था करंट अफेयर्स में। हाँ, बस वही मेरा गलत ही हुआ है। मेरा 52 क्वेश्चन सही है 60 में, और बस वही 8 क्वेश्चन गलत हो गया मेरा। बाकी के सब सही थे। बाकी के मैथ्स के सारे सही थे, रीजनिंग के सारे सही थे। और तो आपने कौन कौन सा लैंग्वेज के लिए अप्लाई किया था? मैंने किया था, मैंने फर्स्ट प्रेफरेंस पे जर्मन रखा था। ठीक है। और उसके बाद मैंने फ्रेंच था, और थर्ड पे था चाइनीज। बट मेरा ऐसा सीन था ना कि अगर जर्मन नहीं होगा तो फिर मैं इस पे एडमिशन नहीं लूंगा। अच्छा। मेरा था कि मुझे जर्मन में ही जाना है। तो वो 2 लैंग्वेज तो बस ऐसे ही बस जगह भरने के लिए डाल दिया था। अच्छा। तो आपने जो 3 लैंग्वेज डाला था, जर्मन, फ्रेंच और चाइनीज, तो कुछ उस कंट्री से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन था? नहीं, उस कंट्री से रिलेटेड नहीं था। क्वेश्चन जनरल करंट अफेयर्स था ओनली। मतलब उस कंट्री से रिलेटेड नहीं था। जैसे पहले होता था JNU का कि एंट्रेंस एग्जाम होता है, तो उस कंट्री से रिलेटेड भी आपका रहता था जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स जो भी रहता था। लेकिन इस साल वैसा कुछ नहीं था, राइट? इस साल वैसा इसलिए नहीं था क्योंकि ये जो जनरल टेस्ट का एग्जाम है ना, ये ऑल ओवर इंडिया ले रहा है, सिर्फ JNU तो ले नहीं रहा है। बिल्कुल। और हर कोर्स के लिए आपको ये देना होगा। तो इसलिए
मतलब कि उस कंट्री या फिर यूरोपियन कल्चर का सवाल ही नहीं था, जो था इंडिया लेवल का सवाल था। करंट अफेयर्स भी जो थी इंडिया लेवल की थी और थोड़ी सी इंटरनेशनल थी कि मतलब कि ओलंपिक्स में क्या हुआ कैसा हुआ वो सवाल के थे। चलिए, तो अच्छी बात है, सुनकर अच्छा लगा। और आपने कहा आपका फर्स्ट रैंक आया भी था जेएनयू में? नहीं, जेएनयू में फर्स्ट रैंक नहीं आया था। जेएनयू में मेरा ओबीसी रैंक पे आए थे, ओबीसी 28 रैंक आया था। ओबीसी 28 रैंक और अनरिजर्व्ड में 58 रैंक आया था। जर्मन लैंग्वेज में। बाकी के जो मैंने यूनिवर्सिटीज पे अप्लाई किया था, जैसे कि BHU हो गया, EFL यूनिवर्सिटी हो गया, उसके बाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात हो गई, विश्व भारती हो गई, और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर थी या जम्मू थी सर, मुझे एक्चुअली याद नहीं आ रहा है। उस उधर एक में मैंने किया था, वो सब पे मेरा निकल गया था। तो गुजरात में मेरी ऑल इंडिया रैंक 5 आई थी। अच्छा। इफ्लू में फ्रेंच में 5 रैंक थी, जर्मन में 3 थी। देन विश्व भारती रैंक नहीं बताए थे, वो ऐसे ही दे दिए थे, ऐसा 4 रैंक थी उसमें। उसके बाद BHU रैंक बताती नहीं है, वो बताती है कि आपको इसमें एडमिशन मिल गया, तो उसमें मेरा जर्मन लैंग्वेज में हो गया था। और कश्मीर में मैंने LLB के लिए अप्लाई किया था, तो उस पे ऑल इंडिया रैंक 2 था मेरा शायद। नाइस, तो ऑलमोस्ट आपका हर जगह हो गया था जहाँ पे मैंने पैसे डाल के जहाँ पे भरा था वहाँ पे हो गया था। चलिए, बहुत ही अच्छी बात। सो गाइस, कहने का मतलब है जो JNU CUET का जो एंट्रेंस एग्जाम है वो मेनली सिलेबस जो है इसका 4 भाग में डिवाइडेड है, राइट? हाँ। एक हो गया आपका मैथमेटिक्स, एक हो गया आपका रीजनिंग, एक हो गया आपका इंग्लिश, और चौथा हो गया करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज। तो अभिनव, आप थोड़ा सा इसको डिटेल में बता सकते हैं कि आपने जो एंट्रेंस दिया था JNU का, तो उसमें जैसे इंग्लिश में किस तरीके का क्वेश्चन था, मैथ में किस तरीके का क्वेश्चन था, और करंट अफेयर्स में किस तरीके का था, और फिर रीजनिंग में किस तरीके का था? थोड़ा डिटेल में जो भी आपको याद है, ठीक है, ताकि ये नए स्टूडेंट्स को थोड़ा इससे और जानकारी मिल जाएगा। ठीक है। आपको JNU में कोई भी कोर्स करने के लिए 2 चूज करना पड़ेगा, 2 आपको पेपर चूज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप लैंग्वेज पेपर में चूज करेंगे इंग्लिश, और दूसरा आपको चूज करना पड़ेगा जनरल टेस्ट। इंग्लिश में 40 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश के आते हैं, जिसमें बेसिकली आपको कॉम्प्रिहेंशन 3 कॉम्प्रिहेंशन पूछा जाएगा। और फिर जो स्टैटिक इंग्लिश के पार्ट्स हैं, जैसे कि इडियम्स एंड फ्रेजेस हो गए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गए, एंटोनिम्स सिनोनिम्स हो गए, ये सब पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। तो ये सब आ जाते हैं स्टैटिक इंग्लिश के अंदर, और इन्हीं सब से मिलकर के 40 क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। कुछ स्पेलिंग्स मिस्टेक का भी आएगा क्वेश्चन, हमारे में 3 या 4 स्पेलिंग मिस्टेक्स आया था। तो इस तरह करके इंग्लिश का क्वेश्चन फॉर्म होगा। दूसरा फेज है जनरल टेस्ट का। जनरल टेस्ट के 3 पार्ट हैं। सबसे पहले मैथ्स, जो आपकी क्लास 8 की NCERT का जो भी सिलेबस है, वो पूरा सिलेबस आप पढ़ोगे। अगर आप एक भी चैप्टर मिस करोगे तो दिक्कत होगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि स्पेसिफिक चैप्टर से क्लास 8 NCERT, क्लास 8 NCERT के जो भी कंटेंट है, टोटल चैप्टर्स को आप पढ़ लेना। उसके बाद रीजनिंग में आप कोई भी रीजनिंग की बुक उठा लो, उसमें वही सेम 11-12 चैप्टर्स होते हैं, जैसे कि उसमें सीरीज हो गई, ब्लड रिलेशन हो गए, डायरेक्शंस हो गए, क्यूब हो गए, उसके बाद एनालॉजी हो गई, क्लासिफिकेशंस हो गए, यही सब कुछ टॉपिक्स होते हैं, 11-12 टॉपिक्स। इन्हीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा, और बेस मतलब इजी टू मीडियम लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा, मीडियम टू हार्ड भी नहीं पूछा जाएगा। और थर्ड आ गया करंट अफेयर्स या फिर जीके का। तो जीके का इन डेप्थ आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, इन डेप्थ नहीं पूछा जाएगा। ऊपर से आप हिस्ट्री पढ़ो, ऊपर से ज्योग्राफी पढ़ो, ऊपर से पॉलिटिकल साइंस पढ़ो। मतलब ऊपर से कहने का मतलब ये है कि आप अगर 8-9 की भी बुक्स अगर आप एक बार पढ़ लेते हो तो काफी है, बहुत डीप में नहीं पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद आपको करंट अफेयर्स आपके कम से कम पिछले 6 महीने के तो आप एकदम अच्छे से पढ़ो, और 1 साल की जो है उसको थोड़ा थोड़ा मतलब बस देख लो, लेकिन जो 6 महीने की है उसको काफी अच्छे से पढ़ना। उसके बाद अगर कोई इवेंट हुआ हो हाल फिलहाल में, अगर कुछ कहीं घटनाएं हो गई हो, उसको देख लेना। कोई गेम्स हो गया, कॉमनवेल्थ गेम्स हो गया, ओलंपिक्स हो गया, कुछ भी हो गया, उस चीजों को देख लेना। कोई अवार्ड फंक्शन वगैरह हो गया, उनको देख लेना। बस यही सब मिलकर के 60 क्वेश्चन जनरल टेस्ट का बनाते हैं, और 40 क्वेश्चन इंग्लिश का बनाते हैं। पर क्वेश्चन में, एक क्वेश्चन में 5 मार्क्स है, और अगर आप गलती करोगे तो -1 मार्क्स आपके जाएंगे। नेगेटिव मार्किंग 1 मार्क्स का रहता है। हाँ। सो गाइज, अभी जो आपने सुना, अभिनव ने कहा थोड़ा सा डेप्थ में कि जो 4 पार्ट है JNU CUET एंट्रेंस का, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश एंड जनरल नॉलेज। तो अभिनव को मुझे एक वेबसाइट पता है, इंडिया बिक्स करके उस वेबसाइट का नाम है। जी हाँ। तो जब मैं पहले भी JNU का तैयारी किया था,
तो मैंने देखा था उस वेबसाइट में, मतलब काफ़ी कुछ दिया हुआ है, इंग्लिश ग्रामर से लेकर के आपका रीजनिंग, मैथ, जनरल नॉलेज। तो चाहो तो आप उस चीज़ को भी देख सकते हो, क्योंकि जो पहले JNU के एंट्रेंस होता था उस वेबसाइट से भी कुछ क्वेश्चन जो है आपका मैच किया था मेरे टाइम, तो वो भी काफ़ी अच्छा है। अगर कुछ लोगों को पता नहीं है तो इंडिया बिक्स जो है आप जा करके, हाँ, indiabix.com में जाके आप देख सकते हैं, उस वेबसाइट पर थोड़ा पढ़ सकते हैं। मैंने खुद वहाँ से जो ये होती है अनसीन पैसेज जो होती है उसकी रिवीजन करी थी, मैथ्स बनाई है, रीजनिंग बनाई है, और वो लोग मतलब कि बहुत लो लेवल का पूछते हैं, तो जिस लेवल का हमें चाहिए होता है ना वही लेवल का वो लोग का क्वेश्चन होता है। सही बात। तो आप मतलब कि आप बुक्स कंप्लीट करो, उसके बाद आप उस पे जाओ और फिर आप टेस्ट करो अपना टाइमिंग को लेकर के, स्पीड को लेकर के, तो वो बहुत सही रहेगी। तो इंडिया बिक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा इस वेबसाइट का जो है लिंक, तो आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा आपको हेल्प मिल जाएगा उससे, काफ़ी हेल्पफुल वेबसाइट है। अभिनव का भी चैनल है, इन्होंने चैनल बनाया हुआ है अपना, तो मैं इनके चैनल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहाँ पे भी जाके देख सकते हैं अभिनव का जो चैनल है, यूट्यूब चैनल, तो उससे भी मैं भी आपको कुछ हेल्प मिल जाएगा। अभी कुछ वीडियोस ही उसमें बनी हुई है CUT के रिगार्डिंग, बट अभी मेरी क्लासेस थोड़ी सी सही टाइम से चलने लगे, उसके बाद मैं उस पर और भी काम करने वाला हूँ। कुछ आपको यहाँ की खूबसूरती का भी वीडियो मिलेगा, कुछ कोर्स रिलेटेड भी वीडियो मिलेगा, तो आपके लिए हेल्पफुल होगा। बिल्कुल। तो गाइज यही थी कि अभिनव ने अभी जैसे जैसे कहा कि प्रिपरेशन के लिए आपको सबसे पहले जो भी कि आपको करंट अफेयर्स का प्रिपरेशन करना पड़ेगा, और मैथ से अगर कोई डरते भी है तो जैसे अभिनव ने कहा कि इनको मैथ से काफ़ी ज़्यादा डर था, पर इन्होंने कहा कि बहुत ही सिंपल मैथ पूछा गया था एंट्रेंस एग्जाम में, और मैथ का प्रिपरेशन इन्होंने जो NCERT की बुक है ना, उनको इन्होंने पढ़ा है। NCERT की बुक्स ही आपको एट द लास्ट काम देंगे। हाँ, NCERT की बुक, तो आप ये जरूर याद रखिए कि NCERT बुक जो है उसको अच्छे से हम जो है पूरा तैयारी कर ले उस चीज़ का, तो ये बहुत आपका काम आएगा। जैसे अभिनव ने कहा कि इसको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल गया था इससे, और अभिनव ने तो सब कुछ बता ही दिया होगा, तो उम्मीद करते हैं कि आपको जानकारी मिली होगी। और यही है, मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। एंड प्लीज़ अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में गाइज, बाय बाय।